किरण की शादी एक छोटे से गांव में हुई थी। शादी के बाद उसने ससुराल में घूंघट में ही कई साल बिताए थे। शादी के 4 साल बाद किरण को एक बेटा हुआ तो बेटे की अच्छी परवरिश के लिए किरण और उसका पति सुमित शहर आकर बस गए। किरण ने अपने बेटे प्रवीण को खूब पढ़ाया लिखाया था, इसलिए पढ़ लिख कर अब वो एक कंपनी में मैनेजर बन गया था। माँ, मैं गरिमा से शादी करना चाहता हूँ। गरिमा मेरे ही ऑफिस में काम करती है, पढ़ी लिखी है और सबसे बड़ी बात, हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। अब तो मॉडर्न ज़माना है, बच्चों की खुशी में ही खुश रहना पड़ता है। अपनी मन मर्जी चलाऊंगी तो बेटे से भी हाथ धो बैठूंगी। कोई भी बेटा झिकझिक करने वाली माँ के साथ क्यों रहना चाहेगा भला। अरे बेटा, तुम दोनों राज़ी हो तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है भला। ऐसा करते हैं, तेरी शादी की बात चलाते हैं, क्यों जी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो भाग्यवान। बड़ों का तो यही फ़र्ज़ होता है, छोटों के सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और क्या। कुछ ही दिनों में गरिमा और प्रवीण की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद गरिमा जींस, टॉप, स्कर्ट जैसे मॉडर्न ड्रेस पहनकर ऑफिस जाने लगती है। देख रहे हैं, एक हमारा ससुराल है जहां हम आज भी घूंघट निकाल कर चलते हैं, और एक ये आजकल के बच्चे हैं, शादी को 4 दिन हुए नहीं और बहू आधे आधे स्कर्ट पहनकर घूम रही है। हमारा ज़माना और था भाग्यवान। अब बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली बहू को घूंघट में तो नहीं रख सकते। और एक बात याद रखो, जैसा देश वैसा भेष। तुम्हारा ससुराल गांव में था, उसी के हिसाब से तुम्हें पर्दे और बंदिशों में रहना पड़ा। चलो, एक तरह से अच्छा ही है, आजकल कौन इन सब चक्करों में पड़ता है। सुमित और किरण बातें कर ही रहे थे कि तभी किरण की सास का फ़ोन आ जाता है। प्रणाम अम्मा, क्या हाल चाल? हम तो बढ़िया है बहू, तो बता नई बहुरिया के क्या हाल चाल है? भाई, हम तो सही से बहू से मिल भी नहीं पाए। शादी के अगले ही दिन छोटे के साथ गांव लौटा है। अरे अम्मा, आपका ही घर है, चाहे जब आ जाओ नई बहुरिया से सेवा कराने। चल, तो कह रही है तो ठीक है, अगले सप्ताह ही आ जाते हैं। अच्छा, एक बात तो बता, बहू को अपने खानदान के रीति रिवाज सब बताए तो है ना? हाँ हाँ अम्मा, गरिमा बड़ी संस्कारी सुघड़ लड़की है, तुम आ रही हो ना, खुद ही देख लेना। फ़ोन रखने के बाद किरण अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अरे अब क्या हो गया, सर पकड़ कर क्यों बैठी हो? आपकी माँ आ रही है अगले सप्ताह। तो इसमें सर पिटने जैसी कौन सी बात है? अपनी माँ की आदतें भूल गए हो शायद। घूंघट में मुँह छिपाने के बाद भी आपकी अम्मा को कभी हमसे और हमारे संस्कारों से संतोष ना हुआ। अब अम्मा यहाँ आकर गरिमा को पैंट और स्कर्ट पहनते देखेंगे तो बवाल ही मचा देंगे ना। अरे अम्मा हफ्ता 10 दिन को आएगी, तुम बहू को समझा देना कि अम्मा को खुश करने के लिए थोड़े दिन नाटक कर ले बस। ठीक कहती हैं आप, आज ही मैं गरिमा से बात करती हूँ। गरिमा के ऑफिस से आने के बाद, गरिमा बेटा, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन अब कुछ दिन के लिए इस घर के नियम कानून बदलने होंगे। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? अरे बहू, गांव से मेरी सास आ रही है। ये जो तुम जींस टॉप पहनकर हमारे साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर हंस हंस कर खाना खाती हो ना बेटा, उनके सामने ये सब करने की सोचना भी नहीं। मतलब मैं खाना नहीं खा सकती? अरे बेटा, तुझे पता है, देख, मैंने ना कभी तुझ पर कोई रोक टोक नहीं लगाई। हमारे लिए तो तू बिल्कुल बेटी ही है, लेकिन गांव में बहुओं के लिए बड़े नियम कानून होते हैं। थोड़े दिन की बात है बेटा, अम्मा के सामने तुम्हें साड़ी पहननी होगी और घूंघट करके रखना, हाँ। और सुबह उठते ही नहाकर पहले पूजा करना, फिर खाना बनाना, बड़ों को खिलाकर बाद में खाना खाना, हाँ बेटा। मम्मी जी, मैं इतने नियम कायदे फॉलो करूँगी तो ऑफिस कैसे जा पाऊँगी? ये सब सुनकर मेरा तो अभी से सर चकरा रहा है। अरे बेटा, फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अम्मा जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए, और बाकी काम में मदद कराने को मैं तो हूँ ही। और अगले सप्ताह सुबह 5 बजे की ट्रेन से डन टन अम्मा जी घर आ गई। अरे किरण बहू, सुबह के 5 बज रहे, तेरी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही।
सूरज निकलने के बाद उठाती है क्या उसे? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, नहाकर बस तैयार हो रही होगी। अम्मा को चाय देने के बाद किरण चुपके से बहू गरिमा के कमरे के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अरे गरिमा बहू, जल्दी उठो बेटा और नहा धोकर तैयार होकर नीचे आओ, तुम्हारी दादी सास आ गई है। अरे मम्मी जी, सर्दी के मौसम में सुबह 5 बजे उठाना पड़ेगा क्या? ठीक है, आती हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद गरिमा अपनी साड़ी का पल्लू संभालती नीचे आ जाती है। मम्मी जी, चाय बन गई है क्या? बहुत ठंड लग रही है, हाथ पैर तो सुन पड़ गया है बिल्कुल। यह क्या संस्कार है गरिमा बहू? तुझे सास को चाय बनाकर देनी चाहिए, उल्टा तू ही सास से चाय की फरमाइश कर रही है। न सास ससुर के पैर दबाए, न तुलसी को जल दिया, आते ही चाय की फरमाइश लगा दी। अरे ऐसे कौन सी बर्फ गिर रही है जो तू जमी जा रही है? गांव में 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर तब रसोई में पाँव रखती है बहू। कोई बात नहीं अम्मा, बच्ची है ना, समझ जाएगी। गरिमा किसी तरह अपने पल्लू को सर पर टिकाती चाय का कप लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। अरे मम्मी जी, आप नीचे क्यों बैठी हुई हैं? आपकी कमर में दर्द रहता है ना, आइए ऊपर बैठिए। कुछ नहीं बेटा, तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाकर चाय पी लो। मम्मी जी, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने की क्या ज़रूरत है? बस मैं चाय ख़त्म करके नाश्ता बनाने जा ही रही हूँ। गरिमा बहू, तेरी सास नीचे बैठी है और तू झट से कुर्सी खींच कर बैठ गई। ससुर के बगल में बैठकर मुंह खोल खोल कर बहुएं चाय नहीं पीती। भैया, हमारी तो उम्र निकल गई, लेकिन ऐसी बेलक्षणी बहू हमने ना देखी। बताओ, ससुर की भी कोई लाज शर्म ना है? अरे अम्मा, काहे को बात को बढ़ा रही हो? अगर हमारे साथ चाय पी भी ली तो क्या हो गया? अच्छा, 4 दिन शहर में क्या रह लिया, तू तो ज्यादा ही अंग्रेज हो गया है। देख रही हूँ, तू और तेरी लुगाई दोनों ही अपनी मनमानी करने लगे हो। तेरे सर चढ़ाने का ही परिणाम है कि आज ये किरण मेरे सामने मुंह खोलकर चाय सुड़क रही है। उम्र बीत गई, लेकिन अम्मा आप खुश ना हुई मुझसे कभी। अरे बहू से सास बन गई मैं, लेकिन आपका बस चले तो मुझे आज भी घूंघट की गुड़िया बना कर रख लो। अब क्या बुढ़ापे में गूंगी बनकर कोने में खड़ी रहूं बस? देख बहू, मेरा मुंह मत खुलवा। तेरा किरण पुराण मैं ना खोलूं, वही तरह ले सही है। अगले दिन रसोई में, मम्मी जी, मुझे आज ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं ये साड़ी पहनकर पूरा दिन ऑफिस में नहीं रह सकती। तूने देखा नहीं है बहू, अम्मा मुझे ही प्रवचन सुनाए बिना नहीं छोड़ रही, तुझे वो क्या बख्शेंगी। बेटा, कुछ दिन ऐसे ही चला लेना। गरिमा जल्दी जल्दी रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी वो अपने ससुर सुमित को आवाज़ लगाती है। पापा जी, आइए ना, नाश्ता कर लीजिए और लाइए अपना चश्मा मुझे दे दीजिए, मैं नया चश्मा बनने के लिए दे दूंगी। बिना चश्मे के आपका काम कहाँ चलने वाला है? अरे किरण बहू, तू तो बहू के संस्कारों की बड़ी बीन बजा रही थी। यही संस्कार है तेरे बहू के? ससुर के आगे गज भर का घूंघट किया जाता है, और एक ये गरिमा है जो गला फाड़ फाड़ कर ससुर से बतिया रही है। संस्कार देखने हो तो अपनी इस हाई फाई बहू को कभी गांव लेकर आ जाइयो। हमारे घर की बहुओं का मुंह तो क्या कोई पायल भी ना देख सके है। अरे ससुर जेठ तो बहुओं की आवाज़ भी ना सुनने पाते हैं। अपने पति से ही पूछ ले, इसने कभी छोटी बहू की आवाज़ सुनी है? अम्मा, गांव की बात और होती है, यह शहर की लड़की है। हमारे कहने से साड़ी पहन रही है, आपका लिहाज करके घूंघट भी ओढ़ रही है। अम्मा, तुम्हें बस यही दिखाई दिया कि गरिमा मुझसे बात कर रही है। ये नहीं सोचा तुमने कि एक बहू होकर भी इसे हमारी हर ज़रूरत का कितना ख्याल है। इसे याद था कि कल मेरा चश्मा गिरकर टूट गया था। अरे मुझे तो गर्व है अपनी बहू पर, ये जैसी भी है बहुत अच्छी है अम्मा। ऐसा है बेटा, मेरी तो तू कल की ही टिकट करवा दे। अपनी खुली आंखों से तो मैं यह अधर्म होते ना देख सकूं। तेरी बहू को ना सास का लिहाज ना ससुर का, पटर पटर बोलती है, बड़ों के आगे मोबाइल चलाती है। अरे पल्लू तो 2 मिनट नहीं टिकता इसके सर पर। तेरी बहू तो तेरी बीवी से भी 4 कदम आगे निकलेगी, देख लेना तू। अब बस भी करो अम्मा, 30 साल हो गए, अब तो ये ताने मारना बंद कर दो। दुनिया बदल रही है। हमारी बहू बेटे के ऑफिस में काम करती है,
जब बेटे पर हम कोई बंदिश नहीं लगाते तो बहू को बंधन या दबाव में क्यों रखे? अम्मा सुमित की बात का और भी बुरा मान जाती हैं और अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर गांव चली जाती है। लेकिन सुमित खुश था कि 30 साल बाद ही सही उसने गलत बात का विरोध तो किया। अरे माँ जी, जल्दी चलिए, देखिए आपके घर के बाहर एम्बुलेंस आई है। गायत्री भागती हुई दरवाजे पर आती है। तभी उसकी बहू चांदनी को एम्बुलेंस से बाहर लाया जाता है। हे भगवान, ये मेरी बहू को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया माँ जी। अरे लेकिन ये कैसा एक्सीडेंट है? चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे माँ जी, दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है और ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। हैं? मेरी बहू याददाश्त खो बैठी है, अब क्या होगा? अब फिक्र मत करिए, बस इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन अब तेरी तबीयत कैसी है बहू? बहू? किसकी बहू? हम भैरवगढ़ की ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी रूपवती हैं। हम एक राजकुमारी हैं और तुम हमारी दासी हो बुढ़िया। अरे बेटा विशाल, बहू कैसी बहकी बातें कर रही है। अरे कुछ मत पूछो माँ, रात को मुझसे अपने पैर दबा रही थी। सर पर चोट लगने की वजह से इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है और ये अपने आप को राजकुमारी समझ रही है। तभी वहां चांदनी आ जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? कहीं तुम दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो? हम तुम्हारा सर तलवार से उड़वा देंगे, समझे? अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम तो आपके सेवक हैं। भला हमारी इतनी हिम्मत? कहिए, आपने यहाँ हॉल में आने का कष्ट कैसे किया? हमें बहुत भूख लगी है। ए दासी, जल्दी से हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। आज हम शाही कबाब खाएंगे। विशाल अपनी माँ को चांदनी की बात मानने के लिए इशारा करता है। ठीक है राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इस तरह विशाल और उसकी माँ ना चाहते हुए भी चांदनी की जी हजूरी में लगे रहते हैं। लाओ माँ, जल्दी से मेरा टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। अरे ठहर जा, जरा दम तो लेने दे मुझे। सारे घर का काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तेरी बीवी तो राजकुमारी बनी बैठी है, सारा दिन हुक्म चलाती रहती है। अरे माँ, मेरा भी तो यही हाल है। फिलहाल तुम मेरा टिफिन दे दो, मैं चला। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मर गया रे, ये कहाँ से आ धमकी? आज हमारा जुहू चौपाटी घूमने का मूड है और हमें अपने लिए नई साड़ियाँ भी खरीदनी है। चलो जल्दी से अपना वाहन निकालो और हमें ले चलो। अरे अब तो मैं गया काम से। अगर आज मैं वक्त पे ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। मरता क्या न करता। आखिरकार विशाल चांदनी को घुमाने ले जाता है और चांदनी अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। ए दासी, टीवी पर कपिल शर्मा के आने का समय हो गया है, जल्दी से टीवी शुरू करो। अरे वाह, कपिल शर्मा तुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं। बहू तू तो बड़ी चालू लगती है, अपने फायदे की हर चीज तुझे याद रहती है। मैं तो तेरी इस अजीब बीमारी से परेशान हो गई हूँ। अगले दिन, अरे डॉक्टर साहब, आप इतने दिन से मेरी बहू का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी बीमारी तो सुधरने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अरे माँ जी, ये दिमागी बीमारी है। बेचारी की याददाश्त चली गई है, वापस आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। गायत्री डॉक्टर से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी पुरानी सहेली शीला वहां आ जाती है। शीला को देख अचानक डॉक्टर घबरा जाते हैं। अच्छा माँ जी, मुझे एक मरीज को अर्जेंट देखने जाना है, मैं चलता हूँ। ये कौन था? अरे अब क्या बताऊं शीला, एक एक्सीडेंट भी मेरी बहू की याददाश्त चली गई है। ये डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। ये डॉक्टर कब से बन गया? अरे ये तो चमन पान वाले का लड़का है, सारा दिन नौटंकी करता रहता है।
अच्छा, तो ये बात है। अब मैं समझी। मेरी बहू और ये पान वाले का लड़का दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। चल तू मेरे साथ। गायत्री शीला को एक बड़ा सा डंडा हाथ में देकर अपनी बहू चांदनी के कमरे में ले जाती है। बहू, ये मेरी सहेली है, एक डॉक्टर है। इसने तेरे जैसे न जाने कितनों का इलाज 2 मिनट में कर दिया है। इसका कहना है कि सर पर जहाँ चोट लगी हो, अगर उसी जगह दोबारा किसी बड़े डंडे से जोर से मारा जाए तो मरीज की याददाश्त वापस आ जाती है। देख, हम डंडा भी लाए हैं। अपनी सास की बातें सुनकर और हाथ में बड़ा डंडा देख चांदनी घबरा जाती है। अरे बाप रे, मैं तो फंस गई। इस डंडे की एक बार की वार से ही मैं तो चारों खाने चित हो जाऊंगी। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? लेकिन गायत्री, डंडा सर पर ठीक उसी जगह लगना चाहिए जहाँ चोट लगी है। अरे तू चिंता मत कर, 2-4 बार मारूंगी तो एक बार तो सही जगह लग ही जाएगा ना। चल बहू, तैयार हो जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए। दरअसल घर के काम करने से बचने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कान पकड़ती हूँ। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। पल्लवी की शादी कुछ ही दिनों पहले रचित से राजपुर नाम के शहर में हो जाती है। एक दिन पल्लवी की सास इंदु उसे कुछ काम बताती है। बहू, ये मिर्चियाँ ऊपर छत पर सुखा दे। इन्हें कूटकर मिर्ची पाउडर बनाना है। पल्लवी को इंदु की ये बात सुनकर हंसी आ जाती है। अरे मम्मी जी, आजकल कोई भी मिर्ची घर पर नहीं कूटता, बाजार से ही खरीद लेते हैं सब। खरीदते होंगे, पर इस घर में पुराने तौर तरीके ही चलते हैं बेटा। अरे पर जब सब चीजें आधुनिक हो गई है तो इतनी मेहनत करके टाइम क्यों वेस्ट करें? ओहो, अच्छा तो घर का काम करना तुम्हें टाइम वेस्ट लगता है? ऐसा नहीं है मम्मी जी। अच्छा छोड़िए, मैं मिर्ची सुखा देती हूँ। अगले दिन पल्लवी नाश्ता बनाकर शांति से अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती है। तभी उसकी सास आवाज लगाती है। अरे बहू, बाहर तो आना जरा। जी मम्मी जी, क्या हुआ? बहू, एक काम करो, ये मैदा मैं लेकर आई हूँ, इसे गोंद दो जब तक मैं नहा लेती हूँ। अरे वाह मम्मी जी, आज कुछ स्पेशल बनेगा क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने देखा रसोई में आज जौ खत्म हो गए तो सोचा आज हम दोनों मिलकर जौ ही तोड़ लेते हैं। पल्लवी ये सुनकर चौंक जाती है। क्या? जब हम तोड़ेंगे? मम्मी जी, उसमें तो पूरा दिन बीत जाएगा। हाँ तो क्या हुआ, अच्छा है ना, काम करते करते दिन बीत जाएगा। अरे मम्मी जी, जब तो बाजार में भी मिलते हैं बने बनाए, फिर क्यों ये सब? अरे बहू, तुमने फिर मार्केट की रट लगाना शुरू कर दिया। तुम्हें बताया था ना कि हमारे घर में ऐसा ही होता है। इंदु पल्लवी से पुराने तौर तरीकों से काम कराती थी और पल्लवी जब भी कोई किताब पढ़ने या कोई फिल्म देखने बैठती तो हमेशा ही इंदु उसे कोई ना कोई काम दे देती, जिसमें काफ़ी वक्त लगता था। पल्लवी को ना ही खुद के लिए समय मिलता था और ना ही अपने पति के लिए। सुनिए जी, आप मम्मी जी को कुछ कहिए ना कि वो घर में मिक्सी ले आए। सिलबट्टे से तो मेरे हाथों में ही दर्द हो जाता है। अरे अब मैं क्या बोलूँ, तुम दोनों के आपस का मामला है। और वैसे भी घर की बनी हुई चीज़ों से जो हमारे घर में खाना बनता है ना, बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरे ऑफिस वाले तो बहुत तारीफ करते हैं। अरे खाना बनाने के अलावा जीवन में और भी कुछ काम होता है कि नहीं? ये किताब ही ले लीजिए, 1 महीने से इसे मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। मम्मी जी के इस तरह के काम से इतनी थकान हो जाती है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं होता और ना कहीं घूमने जाने का। ओफो पल्लवी, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरा सर मत खाओ। ठीक है, तो फिर ये समस्या अब मैं अपने तरीके से ही सुलझाऊंगी। अगले दिन इंदु अपने कमरे से रसोई में आती है तो देखती है कि वहाँ गैस ही नहीं है और एक चूल्हा रखा हुआ है।
ये चूल्हा यहाँ क्या कर रहा है और हमारी गैस कहाँ चली गई? तभी वहाँ पल्लवी आ जाती है। उसके हाथ में बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, मुझे समझ में आ गया है कि पुराने तौर तरीकों से ही रसोई का काम अच्छे से होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी आज से चूल्हे में ही खाना पकाएं। इंदु को ये बात कुछ हजम नहीं होती। अरे बहू, ये गांव नहीं, यहाँ चूल्हा नहीं जला सकते। क्यों नहीं जला सकते मम्मी जी? हमारे घर में हम कुछ भी करें। चलिए आज हम चूल्हे पे ही नाश्ता बनाते हैं। पल्लवी फूंकनी से लकड़ियाँ जलाती है और चूल्हा तैयार करती है, पर उसकी वजह से दोनों सास बहुओं को बहुत खांसी उठ रही होती है। अरे बहू, ये क्या बवाल लेके आ गई तुम घर में? मम्मी जी, मैं तो आपके बताए हुए मार्गदर्शन पर चल रही हूँ। दोनों खांसने लगती है। कोई नहीं मम्मी जी, पहली बार बना रहे थे ना, अगली बार से ध्यान रखेंगे कि कितनी लकड़ियाँ डालें। अभी तो आज दोपहर का और रात का खाना भी बाकी है। इंदु को ये सुनकर टेंशन होने लगती है। उसे प्यास लगती है और वो फ्रिज से पानी लेने जाती है, तो देखती है कि फ्रिज की जगह पर मटका रखा हुआ है। बहू, हमारा फ्रिज कहाँ चला गया? मम्मी जी, वो तो मैंने बेच दिया। मैंने सोचा मटके में पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए मैं ये मटका लेकर आ गई मम्मी जी। अरे लेकिन फ्रिज में और सब चीजें भी तो रखी जाती है, पानी के अलावा सब्जी, दूध, उसका क्या करेंगे? कहाँ रखेंगे हैं? मम्मी जी, ये फ्रिज ही हमारी सेहत खराब करने की जड़ है। हम बचा हुआ खाना इसमें रखते हैं और फिर वही बासी खाना हम खाते हैं अगले दिन। लेकिन अब हम सिर्फ उतना ही सामान लेंगे और उतना ही खाना बनाएंगे जितने की ज़रूरत हो। पल्लवी धीरे धीरे करके घर से सारी आधुनिक चीज़ें हटा देती है। गर्मी का मौसम होता है और पल्लवी को एक तरकीब सूझती है। वो घर का एसी हटा देती है। अरे बहू, ये एसी कहाँ गया? बड़ी गर्मी लग रही है, खराब हो गया है क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने ही हटवा दिया। पता है एसी की हवा कितनी हानिकारक होती है। उसकी बजाय ये लाई हूँ मैं आपके लिए। ये लीजिए पंखा और हवा कीजिए। इंदु को अब गुस्सा आ जाता है। अरे अब बस भी कर बहू, घर का सारा सामान ही बेच दिया क्या तूने? अरे हम शहर में रहते हैं, गांव में नहीं। जमाना कितना आगे बढ़ गया है, ये सब चीजें हमारी सहूलियत के लिए है, इतना भी नहीं जानती? कितना वक्त बचाती है ये सब आधुनिक चीजें हमारा। हाँ तो माँ जी, बाजार में बनी रेडीमेड चीज़ें भी तो हमारा कितना समय बचाती हैं। इतना काम करने से बच जाते हैं हम, तभी तो जीवन में और कुछ भी करने का वक्त मिलता है ना माँ जी। सास को अपनी गलती का एहसास होता है। तू सही कह रही है बहू, मैंने ही अपनी जिंदगी को इतना कठिन बनाया हुआ था इतने सालों से, पर अब नहीं। अब हम घर का काम आधुनिक तरीकों से ही करेंगे और खाली समय में अपने शौक पूरे करेंगे। ये हुई ना बात मम्मी जी। दोनों गले मिल जाते हैं। मम्मी जी, चाय ले लीजिए। अरे कलमुही, तेरे हाथों से तो चाय पीते हुए भी डर लगता है, कहीं इससे तेरा रंग मुझ पर ना चढ़ जाए। अगर इन्हें इतनी ही शर्म होती तो मेरे इतने हैंडसम भाई को इस तरह फंसाती नहीं। बानी और शिवम की लव मैरिज हुई है। बानी के ससुराल में उसकी ननद और सास हैं, जिन्हें अपने गोरे रंग पर बहुत गुरूर होता है, जिस वजह से वो बानी को सिर्फ उसके सांवले रंग की वजह से नापसंद करती है और हमेशा उसे ताने सुनाती रहती हैं। बानी उनकी सभी जली कटी बातें सुनकर चुपचाप वहां से चली जाती है। तुम माँ और छोटी को कुछ बोलती क्यों नहीं? मम्मी जी बड़ी हैं, हर छुटकी ना समझ, इस तरह उन्हें उल्टा जवाब देना सही नहीं। मेरी जिम्मेदारी उनकी सेवा करना है, जो मैं पूरे दिल से हमेशा करती रहूंगी। ऐसा बोलकर बानी रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है। रात को खाना खाते हुए बानी की सास उसे कहती है,
कल मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी रखी है। समय से सारा खाना बना देना और अपना मनहूस चेहरा लेकर ज्यादा उनके सामने मत आना, समझी? माँ, बानी आप दोनों की कितनी परवाह करती है, फिर भी आप उससे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? अरे एक तो लव मैरिज करके इस कलमुही को हमारे सर पर लाकर बिठा दिया और अब हम इसे कुछ बोल भी नहीं सकते क्या? भैया तो इनकी तरफदारी करेंगे ही, आखिर इन्होंने पूरी तरह उन्हें अपने वश में जो किया है। जिसे जो करना है करे, बस कल मेरा सारा काम समय पर हो जाना चाहिए। इस पर सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं और अगले दिन बानी जल्दी उठकर सास की किटी पार्टी के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। जिस पर पार्टी शुरू होने के बाद सास की सहेलियां कहती हैं, अरे वाह री, तेरी बहू ने तो बड़े स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। हाँ भाई, रंग कैसा भी हो, खाना बनाने में बिल्कुल अन्नपूर्णा है। अरे इसकी भी क्या बात करनी, मेरी बेटी से मिलो, इसकी सुंदरता के आगे तो उर्वशी रंभा भी फेल है। उर्वशी रंभा को तो फेल कर देगी, पर क्या अन्नपूर्णा बन पाएगी? अरे इसे काम करने की क्या जरूरत, उसके लिए बानी है तो। और मैं तो इसकी शादी भी किसी नौकर चाकर वाले घर में ही करूंगी। बानी वापस रसोई में चली जाती है और किटी पार्टी चलती रहती है। उसी रात को बानी की सास गुस्से में चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। हाय रे, चोरी हो गई, मेरे पैसे। पक्का पक्का इस कलमुही की वजह से हुआ है ये सब। अरे क्या हुआ माँ, कौन सा आसमान टूट गया? अरे आसमान तो उसी दिन टूट गया था जब तू इस कलमुही से शादी करके इसे घर में ले आया था। खुद तो आई ही, अपने साथ साथ मनहूसियत का काला साया भी मेरे घर ले आई। अरे हुआ क्या माँ? अरे मेरी तिजोरी में रखे पैसे कहीं गायब हो गए, सुबह ही देखा, अरे यहीं रखे थे। क्या आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? अरे काली बिल्ली पर भी क्या कोई मनहूसियत का इल्जाम लगाता है? ऐसा बोलकर बानी की सास वहां से चली जाती है, जिसके बाद शिवम और बानी बात करने लगते हैं। देखो, मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो बस परेशान है ना, इसलिए कुछ भी बोल गई। वो परेशान नहीं, मुझसे नफरत की वजह से ऐसा बोलकर गई हैं। उन्हें मैं हमेशा एक आंख नहीं सुहाती। देखो बानी, अगर तुम चाहो तो हम दूसरा घर लेकर वहां शिफ्ट कर सकते हैं। आखिर तुमसे प्यार करके तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर इस घर में लेकर आया हूं, इस तरह टॉर्चर नहीं होने दे सकता। अगर आप साथ हैं तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं, और आखिर वो हमारी बुजुर्ग हैं, हम उन्हें और छुटकी को इस तरह अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं। इसके बाद बानी भी अपने कमरे में चली जाती है और अब हर रोज उसकी सास की तिजोरी से पैसे गायब होने लगते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और वो हर बार हर चीज का इल्जाम बानी पर लगाती है, पर बानी कभी कुछ भी नहीं बोलती। कलमुही नास पीटी, बहू को घर की लक्ष्मी बोलते हैं, ये तो पनौती बनकर आई है, पनौती। एक रात बानी की सास को आधी रात में प्यास लगती है तो वो पानी पीने रसोई की तरफ जाती है। तभी उसे अपनी बेटी के कमरे में कुछ आवाज सुनाई देती है। हाँ हाँ, मैंने मम्मी की तिजोरी से हर रोज थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर हम दोनों के लायक खूब पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, और मम्मी आज तक उस सब के लिए भाभी को ही जिम्मेदार समझती है। तुम बस जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ और हम कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। मम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब मुसीबत खत्म। अपनी बेटी की ये सारी बातें सुनकर बानी की सास भौचक्की रह जाती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है। जब अगली सुबह बानी सास के कमरे में आती है, मम्मी जी क्या बात है, आज आप कमरे से बाहर ही नहीं आई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या छुटकी कमरे से बाहर आई या तुम उसके कमरे में गई? नहीं नहीं, क्यों, जाना है क्या? मैं अभी चली जाती हूँ। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। इस पर वो बानी को साथ लेकर कमरे से बाहर आती है, जहाँ शिवम भी होता है। वहाँ उसकी सास बोलती है, छुटकी मेरी तिजोरी के सारे पैसे लेकर
अपनी माँ के बारे में कोई ख्याल करे बिना किसी लड़के के साथ घर छोड़कर चली गई। और बहू, तुमने मुझ जैसी सास की सेवा करने के लिए अपने ही पति के साथ दूसरे घर जाने से मना कर दिया। मैंने हमेशा तुम्हारा रंग देखा, अच्छा ही नहीं, जो मेरी सबसे बड़ी गलती है। मुझे माफ़ कर दे बेटा। और इसके बाद बानी की सास कभी अपनी बहू की तारीफ करते थकी नहीं। राजेश अपनी भाभी नीलम का लाडला था। नीलम भी राजेश को अपने बेटी की तरह प्यार करती थी। राजेश, लखनऊ वाले मामा जी ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। लड़की बहुत अच्छी है, अब तुम शादी कर लो। अरे नहीं भाभी, शादी तो बर्बादी है। भला तुम्हारे हाथों के खाने में जो स्वाद है वो किसी और के हाथों में कहाँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी भाभी। राजेश की ना नुकुर करने के बावजूद घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं। लेकिन फिर भी राजेश अपनी भाभी का पल्लू नहीं छोड़ता। वो अपनी पत्नी को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। उसके लिए उसकी पत्नी सुधा का होना ना होना बराबर था। अरे राजेश, तुम अकेले बाहर जा रहे हो, सुधा को भी लेते जाओ। अरे क्या भाभी, हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी मिलती है और आप वो भी खराब करना चाहती हैं। सुधा बाहर जाके क्या करेगी? वो घर में ही ठीक है। वैसे मुझे देर हो रही है भाभी, चलता हूँ मैं। राजेश की इस बेरुखी से सुधा हमेशा उदास रहती थी। फिर एक दिन नीलम इस विषय को लेकर अपने पति से चर्चा करती है। सुनिए जी, राजेश को कब अकल आएगी? वो तो सुधा की बिल्कुल कदर ही नहीं करता। अब आप ही बताइए, ऐसे कैसे चलेगा? तुम ठीक कहती हो, राजेश को सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। चलो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। फिर 2 दिन के बाद नीलम बाजार से खरीदारी करके घर लौटती है। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। बबलू, ये तुम्हारे लिए। नीलम सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आती है। भाभी, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई क्या? अरे राजेश, तुम क्या समझते हो? मैंने कोई बैंक खोल रखा है या फिर घर के आंगन में पैसों का पेड़ लगा रखा है? तुम हर बात के लिए मुझसे उम्मीद क्यों रखते हो? अब बड़े हो गए हो, अच्छा कमाते हो। क्या भाभी, मैं तो बस। अरे बस भी करो। तुम्हारी ये बच्चे जैसी ना समझ बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। नीलम राजेश को झिड़ककर वहां से चली जाती है। राजेश अचानक अपनी भाभी का ये रूप देख असमंजस में पड़ जाता है। फिर एक दिन नीलम रसोई घर में खाना बना रही होती है कि तभी राजेश वहां आता है। भाभी, आज मैंने अपने बॉस से वादा किया है कि उनके लिए आपके हाथों का बना गाजर का हलवा लेकर आऊंगा। आपके हाथ से बने गाजर के हलवे में तो जादू है, जादू। मेरे बॉस तारीफ करते नहीं थकते। प्लीज अब जल्दी से बना दीजिए ना भाभी। नीलम राजेश के ऊपर भड़क जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? इस घर की नौकरानी? जब देखो तब फरमाइश करते रहते हो, भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। अरे तुम्हारी पत्नी सुधा भी तो इस घर में रहती है, तुम उससे कुछ क्यों नहीं कहते? भाभी, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? अरे बस भी करो राजेश, मेरा दिमाग और मत खराब करो, जाओ यहाँ से। अपनी भाभी का इस तरह बेरुखी भरा बर्ताव देख राजेश को बड़ा बुरा लगता है और वो उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी सुधा वहां आती है। क्या हुआ जी, आप इस तरह उदास क्यों बैठे हैं? राजेश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। राजेश की बात सुनकर सुधा मुस्कुराती कहती है, बस इतनी सी बात? चलिए जी, मैं आपके बॉस के लिए गाजर का हलवा बना देती हूँ। अरे छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो। आप तो बस देखते जाइए जी, अभी आती हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद सुधा हलवा बना के राजेश को देती है। फिर राजेश अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को जब राजेश घर आता है तो खुशी के मारे अपनी पत्नी सुधा को गले लगा लेता है। अरे वाह सुधा, तुमने तो कमाल कर दिया। सच में क्या स्वादिष्ट हलवा था।
मेरी बॉस बहुत तारीफ कर रहे थे और इस हफ्ते घर आ रहे हैं तुम्हारे हाथों का खाना खाने। और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा प्रमोशन भी कर दिया है। सच? हाँ, मुझे माफ कर दो सुधा, आज तक मैं तुमसे गैरों की तरफ पेश आता रहा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं जी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। धीरे धीरे राजेश अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह घुल मिल जाता है और अपना ज्यादातर समय सुधा के साथ बिताने लगता है और उसकी हर छोटी मोटी ज़रूरतों का ख्याल भी रखता है। ये देख राजेश के भैया और भाभी बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन राजेश और सुधा बाहर से घूम कर आते हैं। राजेश, सुधा के प्रति तुम अपनी जिम्मेदारी समझो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया था। अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। अरे अरे भाभी, ये क्या कह रही हैं? मैं जानता हूँ आप तो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचोगी। आखिर आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी जो है। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला।